डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में दो नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहला टॉपिक है आज का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जनरली हम बात करें कि किसी एटम या आयंस के बारे में, तो इन स्पीशीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर मैनर में एक अरेंजमेंट होता है। जो सबसेल होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इनको फिल किया जाता है और ये सिस्टमेटिक मैनर में एक अरेंजमेंट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें कि किसी भी स्पीशीज़, चाहे वो एटम हो चाहे वो एटम का आयन हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ों का नॉलेज होना आवश्यक होता है। एक तो उस स्पीशीज़ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और जो सबसेल हैं उनमें कौन से में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और कौन से में बाद में भरा जाएगा। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान हमें होना चाहिए। तो हम बात करेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो किसी एटम की बात करें तो एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है, और जो परमाणु संख्या होती है किसी एटम की, वो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होती है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है उसके न्यूक्लियस में। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मीन्स किसी एटम की जो परमाणु संख्या है, जिसको हम कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं, वो हमें परमाणु की संख्या का मान भी बताता है। अब हम बात करें आयंस की, तो किसी भी एटम से दो प्रकार के आयन क्रिएट किए जा सकते हैं। एक धनायन या कैटायन, और एक होता है ऋणायन या एनायन। सबसे पहले हम कैटायन की बात करें तो कैटायन स्पीशीज तब बनती है जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है या डोनेट कर देता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, उतना उस पर धनायन आवेश या धनायनिक आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो परमाणु के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं। अब हम बात करें एनायन की, तो एनायन वो स्पीशीज़ होती है जो एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में बनाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एटम के द्वारा और इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, उतना ही उस स्पीशीज़ पर नेगेटिव चार्ज लिखा जाता है। फर्दर हम बात करें कि कक्षकों का जो ऊर्जा क्रम होता है, वो हमें ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते समय। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आबो प्रिंसिपल के अंतर्गत एक रूल पढ़ा था, N+L रूल, जिसमें हमने बात की थी कि जो कम ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है या कम ऊर्जा वाला जो सबसेल है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। उसके बाद में उसे हायर लेवल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं या सबसेल का एटॉमिक ऑर्बिटल कह दें, तो उसमें बाद में भरे जाते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो कैल्शियम तक जो 4s एटॉमिक ऑर्बिटल है,
उसका एनर्जी लेवल 3D के कंपेयर में कम होता है। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में बढ़ना शुरू होता है, त्यों ही 3D का जो एनर्जी लेवल है वो 4s से कम हो जाता है। मीन्स कैल्शियम के बाद आने वाला एलिमेंट स्कैंडियम में, जिसके लिए एटॉमिक नंबर 21 होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में भरा जाएगा। और फर्दर हम बात करें, यहाँ पर जो डिफरेंट सबसेल हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो चेंजेस आते हैं उनको शो किया गया है। ये यहाँ तक कैल्शियम के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पर जो 4s है इसका एनर्जी लेवल कम होता है, 3D का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ही 21 नंबर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात करें, स्कैंडियम की बात करें, तो यहाँ पर 3D सबसेल का एनर्जी लेवल है वो 4s की तुलना में कम हो जाता है। इसका रीज़न होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 3D में भरे जाएंगे। यहाँ पर एक और टेबल दिखाई गई है जिसमें एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 38 स्ट्रोंशियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाए गए हैं। अब हम बात करें कुछ जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे हम एटॉमिक नंबर 24 की बात करें, एलिमेंट है क्रोमियम, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो जनरल ट्रेंड है इसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड मैनर में रहता है, ताकि जो स्टेबिलिटी है इस कॉन्फ़िगरेशन की वो ज़्यादा हो सके। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आबो प्रिंसिपल के अंतर्गत एक पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो इनकम्प्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर एलिमेंट के लिए, तो कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर 29 होता है, और यहाँ पर फुलफिल्ड जो D सबसेल है वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, और 4s है वो हाफ फील्ड रहता है, और इसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्फ़िगरेशन की वो ज़्यादा हो जाती है। फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो रुबिडियम है, और जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल में एंटर करता है, और स्ट्रोंशियम में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो D ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, इट्रिबियम, जिसके लिए एटॉमिक नंबर 39 होता है। इसमें जो 4D ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी लेवल है वो 5s से कम हो जाता है, जिसके कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 4D ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। यहाँ पर पैलेडियम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो ये एक्सेप्शनल केस शो करता है, और यहाँ पर जो 4D एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसमें 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसके कारण इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्रिप्टॉन 4D10। यहाँ पर इस टेबल में एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 56 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया गया है, जिसमें कई एक्सेप्शनल केस हैं, और ये एक्सेप्शनल केस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्रीफर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंथेनम एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद आने वाले जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंथेनम एलिमेंट है इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो यहाँ पर इससे पहले वाले एलिमेंट के लिए 5s का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, लेकिन जो ही
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो यहाँ पर 5d जो सबसेल है इसके एनर्जी लेवल की बात करें तो ये एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 5d सबसेल के ऑर्बिटल्स में फिल होता है। नेक्स्ट जो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट जो पहली जो सीरीज है वो सीरियम से स्टार्ट होती है, तो इसके रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर जो 4f सबसेल है इसका एनर्जी लेवल है वो 5d से कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों 4f में फिल किए जाते हैं। यहाँ पर हम गैडोलिनियम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ एक एक्सेप्शनल केस होता है और ये इसलिए होता है कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हाफ फील्ड मेंटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है वो 5d में भरा जाता है। सेवन्थ पीरियड के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो फ्रेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 87 होता है, इसमें जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 7s ऑर्बिटल में फिल होता है। उसके बाद में जो रेडियम एलिमेंट है इसमें 7s जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसके बाद जो एक्टिनियम है जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, यहाँ पर जो 6d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी 7s से कम हो जाती है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब 6d एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। फर्दर हम यूरेनियम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर 5f कक्षकों की जो एनर्जी है वो 6d कक्षकों से कम हो जाती है और इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5m में भरे जाते हैं। और ये जो डिफरेंट जो सीरीज होती है, जैसे हम बात करें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज होती है, एक लैंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। तो जो एक्टिनाइट सीरीज़ है वो लॉरेंशियम पर ख़त्म होती है जिसके लिए एटॉमिक नंबर 103 होता है और यहाँ पर जो 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन सब 6d कक्षकों में भरे जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के संबंध में कुछ रूल्स बताए गए हैं और सबसे पहले रूल की यदि बात करें तो यहाँ पर एक ऑर्डर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार फिल किए जाते हैं, तो ये डिपेंड है n+l रूल के ऊपर। फर्दर हम बात करें कि n-1p ऑर्बिटल्स जब कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं उसके बाद में जो इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन्स है वो ns ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हम कहें कि जो पीरियड है वो यदि 4 या 5 है तो यहाँ पर ns जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भरने के बाद में n-1d ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं और n-1d ऑर्बिटल्स भरे जाने के बाद में np ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान 6 या 7 हो तो यहाँ पर ns एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरने के बाद में जो f ब्लॉक और d ब्लॉक और p ब्लॉक जो सबसेल हैं, f ब्लॉक f d और p सबसेल हैं, तो इनका जो भरने का क्रम होगा वो होगा n-2f और इसके बाद में होगा n-1d और इसके बाद में होगा np। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और एक न्यू टर्मिनोलॉजी आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो जनरली इसको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि जो एटम में अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर सेल के जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने से बाहर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी और इस डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण जो न्यूक्लियस के द्वारा जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके द्वारा जो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट किया जाता है, एक आकर्षण बल क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाता है क्योंकि इनके बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण जो एक्चुअली जो वास्तविक रूप से न्यूक्लियर चार्ज अनुभव किया जाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसको हम जो वास्तविक चार्ज है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात करें तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर की सेल के या ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिकीय आकर्षण बल से बचाते हैं, शील्ड करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। फर्दर हम डी ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका इम्पैक्ट वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में जेसी स्लेटर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जो कि है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और S की बात करें तो S स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी एटम या आयन के लिए जब हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है और इनके ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे पहली सेल के हम सब सेल की बात करें तो उसमें ऐसी होता है और एस में फर्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके रेस्पेक्ट में केवल एक ही सब सेल होती है, तो 1s का एक ग्रुप हो गया। अब 2 की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए 2 प्रकार के सब सेल होते हैं, S और P, तो इनका एक जॉइंट ग्रुप हो गया। इसी तरह 3s और 3p का एक जॉइंट ग्रुप हो गया। 3d का इनसे सेपरेट होगा, देन 4s 4p हो गया, 4d हो गया, 4f हो गया। इस तरह से हम ग्रुप्स बनाते हैं। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको ये कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर एटम या आयन के लिए आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो आप वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये मानोगे कि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है और जिस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हम Z इफेक्टिव निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको हम जो ये कैलकुलेशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो कैलकुलेशन है, इसमें हम उस इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट रूल की बात करें तो जो एक ही समूह होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम आगे फर्दर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इनके लिए जो शील्डिंग इफेक्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है, शील्डिंग कांस्टेंट वैल्यू या स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू, उसका मान होता है 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन। और 1s के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.30। फर्दर हम बात करें यदि S और P के लिए हम जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके रेस्पेक्ट में यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इनसे जो जस्ट नीचे वाले कोर्स है
n-1 जो सेल है इनके लिए शिल्डिंग इफेक्टिव वैल्यू होगी 0.85 और n-2 सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए जो स्क्रीन कांस्टेंट वैल्यू है वो होगी 1.0। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डी और एफ के बाद जितने भी अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंतर्भूत समूह है उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू होगी 1.0 प्रति इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यूज़ है वो दी गई है। अब हम यहाँ पर पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि नाइट्रोजन के लिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और नंबर पता होने के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसके बाद में एक अरेंज मैनर में आप इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए लिखोगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन नहीं बताया कि कौन सी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है तो हम मानते हैं कि ये लास्ट जो 2p में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेशन में सम्मिलित नहीं करेंगे और हमने बात की थी कि उसी समूह के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है 0.35। तो अब हम इसको कैलकुलेशन में 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे 2p के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो शिल्डिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो 0.35 होती है, तो 4 के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आएगी 1.40। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वाले कोर्स के इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1s2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ देखा था कि जो s और p के रेस्पेक्ट में यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर n-1 कोर्स के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है 0.85। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है 0.85, तो 2 के लिए टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.70। अब हम टोटल जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम जोड़ेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू आई 3.10। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। तो Z एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है माइनस 3.10 इक्वल 3.90। तो नाइट्रोजन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू होगी 3.90। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिंक के संयोजी इलेक्ट्रॉन और जिंक के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हम मानते हैं 4s में और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में केवल 4s का एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो उसी समूह के लिए हम कहते हैं कि जो वैल्यू होती है वो होती है 0.35। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब ये जो ग्रुप हैं 2 3d और 3s 3p ये n-1 वाले ग्रुप हैं। इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n-1 है, n यहाँ पर 4 है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि n-1 जब होता है तो उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू 0.85 होती है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d में 10 है, 3p में 6 है, 3s में 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में 18 हो गए। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से और यहाँ पर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल कांस्टेंट वैल्यू है वो प्राप्त होगी। फर्दर हम बात करें n-2 n-3। तो
n-2 के लिए हमने पढ़ा था कि 1.0 होती है, और इसके नीचे जितने भी होते हैं, चाहे n-3 हो, n-4 हो, n-5 हो, तो उन सब के लिए भी 1.0 ही होता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2p में 6 है, 2s में 2 है, 8 ये हो गए, और 1s में 2 है, 10 हो गए। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1.0 होगी। तो यहाँ पर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू चाहिए इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25.65। इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस एस। Z हमें पता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो अपने पास आई 25.65। तो इसको हम इसका रिजल्ट देखें तो हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू प्राप्त हुई वो है 4.35। अब यहाँ पर जो थर्ड जो पॉइंट है एक्सरसाइज का वो ये है कि जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें अब कैलकुलेशन करनी है, शेंजी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करनी। तो हमने कहा था कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कैलकुलेशन में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हम 0 मानेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 3d के इलेक्ट्रॉन की। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर हम ये कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी रिमेनिंग जो 9 इलेक्ट्रॉन है उनको हम सम्मिलित करेंगे। तो उसी ग्रुप के लिए हमें पता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.35। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, तो ये 3.15 हमें इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है 9 इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू वो प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन 3d में है जिसको हम टारगेट करके जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद वाले जो ग्रुप हैं, यहाँ पर जो इसके नीचे वाले ग्रुप हैं ये एक सेपरेट ग्रुप है, और इसके जो नीचे वाले ग्रुप हैं इसमें 3s और 3p भी सम्मिलित है, और ये बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे सम्मिलित हैं। तो हमने देखा था कि यदि जो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यदि d या f जो सबसेल है उससे बिलोंग करता है, तो जो अंतर्भूत समूह है उनके रेस्पेक्ट में जो शिल्डिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो 1.0 पर इलेक्ट्रॉन होती है। तो इन सब के लिए शिल्डिंग कांस्टेंट वैल्यू 1.0 पर इलेक्ट्रॉन होगी। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो p में 6 हैं, s में 2 हैं, फिर p में 6 हैं, s में 2 हैं, फिर s में 2 हैं। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर है 18, और 18 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन भीतर के समूहों का जो टोटल स्क्रीन कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम डी के 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और टोटल जो अंतर्भूत समूह है उनके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे, और ये टोटल वैल्यू हमें प्राप्त होगी 21.15। और फर्दर हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस एस। जिंक के लिए एटॉमिक नंबर 30 है तो Z वैल्यू 30 हो गई माइनस 21.15। हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्राप्त हुआ वो हुआ 8.85। थैंक यू स्टूडेंट। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।